तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे विषय पर आते हैं। हम सिनेमाई हॉरर की उन चकाचौंध करने वाली परतों को हटाएंगे और उनके पीछे छिपी गंभीर मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को उजागर करेंगे। खासकर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के छात्रों के लिए ये समझना बेहद दिलचस्प है कि बड़े पर्दे का तिलिस्म किस तरह मेडिकल साइंस की सच्चाई को पूरी तरह से बदलकर रख देता है। आज हम स्क्रीन पर दिखने वाले इस डर को विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। मेरा आदेश है कि ये शरीर छोड़ दो। ये डायलॉग सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? दी एक्सॉर्सिस्ट और एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गूंजने वाली ये आवाज तुरंत ही हमें एक सुपरनैचुरल यानी अलौकिक आतंक की दुनिया में खींच लेती है। डरावनी आवाजें, खौफनाक विजुअल्स, ये सब मिलकर एक ऐसा मायाजाल बुनते हैं कि कोई भी आसानी से इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जो दहाड़ते हुए राक्षस हम आईमैक्स स्क्रीन्स पर देखते हैं, क्या वे सच में प्राचीन काल के खूंखार शैतान हैं या फिर ये ऐसी त्रासिद मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां हैं जिन्हें दुर्भाग्यवश पूरी तरह से गलत समझ लिया गया है। एक जागरूक समाज और मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के नाते फिक्शन और फैक्ट के बीच के इस अंतर को पहचानना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। आज के हमारे इस विश्लेषण का खाका कुछ इस तरह रहेगा। हम सिनेमाई एक्सॉर्सिज्म्स के तमाशे से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हॉलीवुड के इन तथाकथित राक्षसों को डीकोड करेंगे, फिर एनालिस मिशेल की असल त्रासदी को समझेंगे, डीआईडी की क्लिनिकल सच्चाई पर गहराई से बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि मीडिया की सनसनीखेज प्रस्तुति की हमें क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, सिनेमाई एक्सॉर्सिज्म का तमाशा और फिल्मों में डर। आइए देखते हैं कि सिनेमा आखिर यह खौफनाक दृश्य कैसे गढ़ता है। हॉलीवुड में दिखने वाले डर और DSM-5 की वास्तविक मेडिकल शब्दावली के बीच की गहरी खाई सच में हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, जहां फिल्में सिल का पीछे की तरफ पूरी तरह घूम जाना, हवा में उड़ना या अजीबोगरीब भाषाएं बोलना दिखाती है, वहीं असल क्लिनिकल दुनिया में ये लक्षण पूरी तरह से अलग हैं। मेडिकल साइंस में इन्हें अक्सर टेम्पोरल लोब, एपिलेप्सी, डिसोसिएटिव फ्यूग या हाइपर रिलीजियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रूप में पहचाना जाता है। जमीन आसमान का फर्क है सच में। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, हॉलीवुड के राक्षसों का विश्लेषण, खासकर पज़ुज़ू और बालबन जैसों का। हमें करीब से देखना होगा कि इन मानसिक बीमारियों को एक चेहरा देने के लिए हॉलीवुड किन विशिष्ट किरदारों का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हॉलीवुड इन बीमारियों को एक सोचे समझे बुरी नीयत वाले हमले के रूप में क्यों पेश करता है। पौराणिक कथाओं से पज़ुज़ू और बालबन जैसे राक्षसों का नाम उठाकर फिल्में एक बहुत ही स्पष्ट और चतुर खलनायक गढ़ देती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें एक जटिल, लाइलाज और उलझी हुई मानसिक बीमारी समझने के बजाय हार जीत वाली एक आसान सी कहानी मिल सके, एक ऐसा दुश्मन मिल जाए जिसे किसी मसीहा द्वारा हराया जा सके। सेक्शन 3, एनालिस मिशेल की त्रासदी, एक सच्ची कहानी। एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि ये काल्पनिक हॉरर कहानियां अक्सर दिल तोड़ने वाली सच्ची घटनाओं से ही पैदा होती हैं। सबसे मशहूर और दर्दनाक मिसाल है जर्मनी की एक युवा लड़की एनालिस मिशेल का केस, जिस पर बाद में कई हॉलीवुड फिल्में भी बनी। एनालिस की मेडिकल टाइमलाइन पर अगर हम गौर करें तो 16 साल की उम्र से ही उनका स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा था। शुरुआत में स्कूल में अचानक बेहोश होना और एक अजीब सी सुन्न अवस्था में चले जाना, फिर 1 साल बाद बिस्तर गीला करना और उसके बाद टीबी जैसी बीमारी और गंभीर मतिभ्रम यानी हैलुसिनेशंस का शुरू होना। ये सारे लक्षण चीख चीख कर कह रहे थे कि उन्हें मनोवैज्ञानिक देखभाल की सख्त जरूरत है। लेकिन कितनी बड़ी त्रासदी है कि उनके परिवार और पादरियों ने इसे एक शैतानी कब्जा समझ लिया। मनोरोग चिकित्सा की जगह महज 10 महीने के भीतर उन पर 67 बार एक्सॉर्सिज्म के अनुष्ठान किए गए। अगर हम और गहराई से मेडिकल नजरिया अपनाएं तो एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। जिन तथाकथित राक्षसों ने कब्जा किया था, जैसे हिटलर, नीरो, जूडस या ल्यूसीफर, जरा इन नामों पर गौर कीजिए। ये नाम कोई बाहरी अलौकिक शक्ति नहीं थे, बल्कि एनालिस के बचपन की सख्त ऐतिहासिक और धार्मिक शिक्षा का ही रिफ्लेक्शन थे। अगर किसी और पृष्ठभूमि के इंसान को ये समस्या होती तो ये नाम कभी सामने आते ही नहीं। ये पूरा मामला सीधी तौर पर हाइपर रिलीजियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एक बेहद सख्त धार्मिक परवरिश के नतीजों की ओर इशारा करता है। और इसका अंजाम क्या हुआ? एनालिस मिशेल का बेहद कम उम्र में दुखद निधन हो गया। उस वक्त उनका वजन मात्र 32 किलोग्राम रह गया था। महज 32 किलो। वो किसी शैतानी शक्ति का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि भूखमरी,
गंभीर डिहाइड्रेशन और एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी वास्तविक शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हुई थी। मनोविज्ञान के इतिहास में ये केस हमारे लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही दुखद सबक है। इसी दुखद सच्चाई से हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं। सेक्शन 4, DID की क्लिनिकल सच्चाई, मस्तिष्क का रक्षा तंत्र। एनालिस का मामला हमें उन वास्तविक मनोवैज्ञानिक स्थितियों को और भी गहराई से समझने के लिए मजबूर करता है जिन्हें अक्सर फिल्मों में शैतानी कब्जा मान लिया जाता है। तो चलिए डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID की इस क्लिनिकल परिभाषा पर नजर डालते हैं। ये मेडिकल सच्चाई सारी अलौकिक और रहस्यमयी बातों को एक झटके में किनारे कर देती है। ये हमें बताती है कि DID असल में एक इंसान की मूल पहचान का बेहद जटिल विखंडन है, जहां कई अलग अलग व्यक्तित्व, जिन्हें ऑल्टर्स कहा जाता है, इंसान के व्यवहार को कंट्रोल करने लगते हैं। एक साइकोलॉजी स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये मस्तिष्क का चरम परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का एक असाधारण तरीका है। और यहाँ बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। असली राक्षस कोई प्राचीन आत्माएं नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। असली राक्षस वो लोग हैं जो बचपन में भयानक दुर्व्यवहार करते हैं। लगभग 90% मामलों में DID के मरीजों ने बचपन में गंभीर शारीरिक, भावनात्मक या यौन आघात यानी ट्रॉमा का सामना किया होता है। उस अकल्पनीय बर्दाश्त ना होने वाले दर्द को सहने के लिए, जिंदा रहने के लिए दिमाग खुद को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। डिसोसिएशन असल में मस्तिष्क का अंतिम बचाव तंत्र है, इसका अल्टीमेट सर्वाइवल मैकेनिज्म। इस बात को केम नोबल के क्लिनिकल केस से बेहतर कोई नहीं समझा सकता, जिनके 100 से अधिक ऑल्टर्स हैं। ये केस बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये जो स्विचेस या बदलाव होते हैं, ये बेहद मानवीय मनोवैज्ञानिक कंपार्टमेंट्स हैं, कोई भटकती हुई आत्माएं नहीं। उदाहरण के तौर पर जब किम अपनी बेटी की देखभाल करती हैं, तो पेट्रिशिया नाम का एक होस्ट ऑल्टर सामने आ जाता है। क्लिनिकल थेरेपी का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि इन सभी चेहरों और ऑल्टर्स के बीच एक संचार बनाकर उन्हें फिर से एक पहचान में जोड़ दिया जाए, जिसे हम रीइंटीग्रेशन कहते हैं। डिसोसिएशन का एक और हैरान करने वाला पहलू है डिसोसिएटिव फ्यूग। ये एक ऐसी स्थिति है जहां ट्रॉमा के कारण दिमाग एक पूरी घटना या जीवन के एक हिस्से को याददाश्त से पूरी तरह अलग कर देता है। माइकल बोर्ट्राइट का केस याद है, जो अचानक नींद से उठने के बाद फर्राटेदार स्वीडिश बोलने लगे थे। बिना कॉन्टेक्स्ट के ये किसी जादुई चमत्कार जैसा लगता है ना, लेकिन असलियत ये थी कि उन्होंने अतीत में स्वीडन में लंबा वक्त बिताया था, जिसे उनके दिमाग ने इस फ्यूग स्टेट में अचानक वापस ला दिया था। ये पूरी तरह से एक मेडिकल रहस्य है, किसी शैतान का चमत्कार नहीं। अब ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे। हल्का डिसोसिएशन महसूस करना दरअसल एक बेहद आम मानवीय अनुभव है। लगभग 74% लोग जीवन में कभी ना कभी इसे महसूस करते हैं। जैसे गाड़ी चलाते हुए अचानक ये भूल जाना कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, मानो दिमाग कुछ पल के लिए कहीं और ही चला गया हो। ये छोटा सा आंकड़ा इस अत्यधिक चरम और दुर्लभ लगने वाली बीमारी को हमारी आपकी रोजमर्रा की साइकोलॉजी से लाकर जोड़ देता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 5, मीडिया की इस सनसनीखेज प्रस्तुति की कीमत, कलंक बनाम विज्ञान। इन गंभीर मानसिक बीमारियों को सिनेमा के पर्दे पर महज मनोरंजन के रूप में परोसने की समाज को क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। किंग्स कॉलेज लंदन जैसे बड़े संस्थानों के शोधकर्ताओं ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि फिल्मों का यह लगातार सनसनी फैलाने वाला अंदाज सीधे तौर पर मरीजों को गहरा नुकसान पहुंचाता है। साइको या अपरिचित जैसी फिल्में DID मरीजों को बेहद खतरनाक और हिंसक दिखाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वो हिंसक नहीं होते, बल्कि वे तो खुद गंभीर ट्रॉमा के शिकार होते हैं। हॉलीवुड जटिल मानसिक बीमारियों की बारीकियों को दरकिनार करके उन्हें बस एक खूंखार राक्षस बना देता है, और यही सामाजिक कलंक, यही स्टिग्मा इन मरीजों को सही साइकोथेरेपी की सहायता मांगने से रोकता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए यह एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। यदि हम गंभीर आघात और ट्रॉमा को सिनेमाई राक्षसों के मुखौटे के पीछे छिपाना जारी रखते हैं, तो असल में पीड़ितों के साथ अन्याय कर कौन रहा है? क्या IMAX सिनेमा के उस 2 घंटे के रोमांच की कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए, जहां हम असली ट्रॉमा सर्वाइवर्स की मदद की पुकार को ही अनसुना कर दें? बिल्कुल नहीं। विज्ञान, सहानुभूति और सही समझ ही वो इकलौती रोशनी है जो इस सिनेमाई अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर सकती है।